मैं गुरदर्शन बराड़ ਵਪਾਰਕ खेती चैनल बठिंडा तो ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਾਇਓ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਿਸਟਰ ਪੀਐਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈ, ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਾਇਓ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਕੰਮਕਾਰ ਹੈਗਾ। ਆਰਗੈਨਿਕ ਮੈਟਰ ਤੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਫੀਲਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕੈਮੀਕਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅੱਛੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ किस तरीके नाल किसान तक पहुँचाए जान। सिंह साहब स्वागत है तुहाडा व्यापारिक खेती चैनल। धन्यवाद जी। मैं प्रेम नारायण सिंह, इंटरनेशनल बायोटेक अबोहर से जो है मेरी ये कंपनी है और ये 2011 से हमने इसको मैन्युफैक्चरिंग हम कर रहे हैं। उसके पहले मैं मार्केटिंग में रहा हूँ काफ़ी। 1997 से ही जो है हम इसके बायो पेस्टिसाइड में भी काफ़ी काम किया हमने, मार्केटिंग में, और 10 साल लगभग हमने मार्केटिंग में लगाए। और 2006 से जो है वो हम मैन्युफैक्चरिंग में आए बायो फर्टिलाइज़र और बायो पेस्टिसाइड्स में। और 2011 में हमने ये अबोहर में ये काम शुरू किया है और आज 2022 हो गया, काफ़ी 11 साल समय हो गया और किसानों के साथ जुड़े हुए हैं। और जो हम बायो फर्टिलाइज़र बना रहे हैं मेनली वो फर्टिलाइज़र कंट्रोल ऑर्डर में सारे रजिस्टर्ड हैं, जिसमें मुख्य रूप से आप कह सकते हैं कि एक जो कंसोर्सिया है एनपीके, उस पे हमारा ज़्यादा ध्यान है, क्योंकि पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने इस अभी 2 साल पहले से ही इसको फार्मर्स के लिए रिकमेंड भी कर रखा है। साथ में अलग अलग जो और बायो फर्टिलाइज़र्स हैं, फॉस्फेट सॉल्बुलाइजिंग बैक्टीरिया हो गया, पोटास सॉल्बुलाइजिंग बैक्टीरियल बायो फर्टिलाइज़र्स हैं। बायो पेस्टिसाइड्स में हम ट्राइकोडर्मा है, सूडोमोनास है या बेसिलस सबटिलिस है, इसको हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और किसानों तक जो है वो पहुंचा रहे हैं। और जहां तक रही बात बायो फर्टिलाइज़र्स में, अगर इसका डिवीज़न करें तो एक तो है नाइट्रोजन फिक्सिंग जो बैक्टीरिया है। नाइट्रोजन फिक्सिंग बायो फर्टिलाइज़र्स में मेनली 3 आते हैं, राइजोबियम है, एजोस्पाइरिलम है और अजेटोबैक्टर है। ये तीनों के तीनों बैक्टीरिया जो हवा से नाइट्रोजन ले करके और पौधों को जो है ये ज़मीन में स्थिर करते हैं और पौधों को देने का काम करते हैं। तो ये नाइट्रोजन का बहुत बड़ा सोर्स है, नेचुरल सोर्स है, जो वातावरण से नाइट्रोजन जो हमारे 79% के आसपास है उसको इकट्ठा करते हैं अमोनिकल फार्म में और ये पौधों के काम आता है। और दूसरे तरह के जो बायो फर्टिलाइज़र्स हैं वो मेनली सॉल्युबलाइज़र्स हैं, जो ज़मीन में पोषक तत्व पड़े हुए हैं, जो किसी ऐसे रूप में हैं जो पानी में घुल नहीं सकते और पौधा उनको नहीं ले सकता, तो उनको घोलने का काम करते हैं। उसमें फॉस्फेट सॉल्युबलाइज़र्स भी हैं, आपके पोटास सॉल्युबलाइज़र्स हैं, जिंक सॉल्युबलाइज़र है, जो ज़मीन के अंदर ऑर्गेनिक एसिड, मतलब कहते हैं ना तेजाबी मादा, जड़ा तेजाबी मादा पैदा करके ऑर्गेनिक एसिड के थ्रू मिट्टी के पीएच को जो है थोड़ा सा नीचे करके और वो पानी में घोल करके और फिर पौधे के काम आ जाता है। तो इनके यूज़ का जो सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप अपनी जो आज अंधाधुन जो फर्टिलाइज़र्स का कंजम्पशन बढ़ता जा रहा है उसको घटाने में बड़ी मदद मिलेगी। तो आज हम जैसे हर फसल में नाइट्रोजन के भी काफ़ी प्रयोग कर रहे हैं, जो यूनिवर्सिटी की रिकमेंडेशन है उससे लगभग डबल यूज़ कर रहे हैं हम। डीएपी का भी यूज़ बढ़ता जा रहा है। पोटास भी धीरे धीरे जो है कुछ तो डिप्लीट भी हो रही है, कुछ अनअवेलेबिलिटी के कारण जो पौधों को नहीं मिल पा रही है तो लोगों को ऊपर से काफ़ी डालना पड़ रहा है। तो ये इन पोषक तत्वों की कमी पौधों में ना आए, उसके लिए है कि फर्टिलाइज़र की डोज़ को एक लिमिट तक स्थिर रख के, रिकमेंडेड डोज तक रख के, और इन बायो फर्टिलाइज़र्स की मदद से जो है उसको अचीव कर लिया जाए, जिससे हमारी प्रोडक्शन पे कोई असर
ना पड़े। डॉक्टर साहब, जो केमिकल फर्टिलाइज़र आते हैं और जो आपके बायो फर्टिलाइज़र वगैरह है, इसमें रेट का कितना का अंतर है? किसान को कितना का महंगा पड़ता है या सस्ता पड़ता है? और मिट्टी को और पौधे को कितना का फ़ायदेमंद होता है? फ़ायदेमंद होता है। देखिए, रेट की जहाँ तक बात है ना, अब एक सिंपल सा एग्ज़ाम्पल हम ले लेते हैं। जैसे अब आज झोने का सीज़न है और इसमें हर आदमी जिंक का प्रयोग करता है। जिंक का प्रयोग वो कोई 10 किलो भी करता है, कोई 20 किलो भी करता है। फार्मर को मतलब ये पता है कि अगर 20 किलो डालना है तो चलो 2-3 साल में हम एक बार डाल देंगे तो हमारा काम 3 साल तक चलता रहेगा। या हर साल हम उठा करके 8 किलो के आसपास या 10 किलो के आसपास, अगर जिंक सल्फेट मोनोहाइड्रेटेड है तो वो लगभग 6.5-7 किलो तक डालता है। और अगर हेप्टाहाइड्रेट जो 21% वाली आती है तो उसको वो जो है 10 किलो तक डाल देता है। अब होता क्या है कि डालने के बाद भी फार्मर को प्रॉब्लम आती है। वो प्रॉब्लम क्या है कि जिंक जाने के बाद उसकी अवेलेबिलिटी मोर और लेस 1 से 4% तक होती है। अगर डिपेंड करता है कि अगर पानी या मिट्टी अच्छी है तो वो 4% हो जाएगी। अगर पानी ख़राब है, नंबर 2 है, 3 नंबर का पानी है या मिट्टी में कोई प्रॉब्लम है, तो वो पता चलता है कि वो 1% तक आ जाती है। और फिर झोना जो है वो बिल्कुल कहते हैं ना कि पानी में ही लगभग खड़ा रहता है। मतलब 25, 30, 40 दिन तक तो पानी, कोशिश तो फार्मर की होती है कि भाई इसमें पानी हमेशा मिलता रहे। तो उसमें डिकम्पोजिशन के कारण, फिक्सेशन के कारण जिंक की अवेलेबिलिटी नहीं रहती। अब एक्चुअल में जिंक की ज़रूरत पौधों को कितनी है, अगर ये देखा जाए तो उसकी बड़ी लिमिटेड सी रिक्वायरमेंट है। अगर 1 एकड़ झोने को हम मान के चलें कि भाई 30 कुंटल जो है झोना पैदा होता है, तो उसकी रिक्वायरमेंट ही 100 ग्राम जिंक की है सिर्फ। और हम 10-10 किलो डालते हैं। अगर 10 किलो डालते हैं तो समझिए 2 किलो 100 ग्राम तो हमने जिंक डाली ना उसमें, तो लेकिन वो मिल नहीं पा रही है तो प्रॉब्लम आती है। तो ये जो जिंक सॉल्बुलाइजर्स वगैरह जैसे हम देते हैं तो कॉस्टिंग इसकी भी आती है, लेकिन इसमें जिंक नहीं होती। तो जिंक नहीं है और जिंक आपके ज़मीन में भी नहीं है, तो फिर आदमी कहेगा कि हम इसको क्यों डालें, जब जिंक ज़मीन में ही नहीं है तो ये घोलेगा किसको। लेकिन अगर उससे ऊपर जा कर के आप देखें तो हो सकता है कि फिर आपको समझ में आएगा कि जो हम 10 किलो डाल रहे हैं वो हम 2 किलो डाल करके भी काम कर सकते हैं। क्योंकि जो जिंक सॉल्बुलाइज़र अगर हम डालते हैं तो उसकी अवेलेबिलिटी जिंक की और अच्छी आ जाएगी। 2 किलो से हमारा काम चलेगा, ज़मीन में हमें ज़्यादा नहीं डालना पड़ेगा। और जो सॉल्बुलाइज़र्स हैं कोई ज़रूरी नहीं कि वो केवल जिंक को ही घोलेंगे। अगर ऑर्गेनिक एसिड बना रहे हैं तो वो डीएपी को भी घोलेंगे, वो और एलिमेंट कैल्शियम को भी मोबिलाइज करेंगे, कैल्शियम भी ज़्यादा मिलेगी। तो मेनली क्या है, बायो फर्टिलाइज़र्स को सिर्फ न्यूट्रिएंट के लिहाज से अगर देखना है तो वो नाइट्रोजनस जितने भी हैं कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया हैं वो अपनी कमी है कि वो पूरी कर देता है। या जो स्पाइरिलम है अगर हम डालते हैं तो लगभग 1 बैग के बराबर का वो काम कर जाता है। लेकिन वो फार्मर्स को थोड़ा सा ये होगा कि देखना पड़ेगा कि हम जब इसकी एप्लीकेशन करें तो थोड़ा इसको समय दें। इसको कम से कम 7-8 दिन का समय मिलना चाहिए जिससे ये अपने आप को इस्टेब्लिश कर सके ज़मीन के अंदर। क्योंकि आज हमारे ज़मीनों में भी ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट आप देखो 0.5% के आसपास रह गई है, जबकि वैसे होनी चाहिए 2 से 2.5% के आसपास। तो अब बायो फर्टिलाइज़र हम डाल रहे हैं तो उसको भी खाने के लिए कुछ तो चाहिए। अगर उसको खाने के लिए भी कुछ नहीं मिलेगा तो उसको भी इस्टेब्लिशमेंट में दिक्कत आएगी। तो आज हम इसीलिए होता है कि जनरली जो एप्लीकेशन हो रहा है पौधों के ट्रांसप्लांटिंग के बाद ही एप्लीकेशन होता है। तो उसके बाद क्या हो जाता है, जब जड़ें लग जाती हैं तो रूट एक्सुडेट्स जो जड़ों से जो निकलता है उसके ऊपर इसका सर्वाइवल बहुत अच्छा, मल्टीप्लिकेशन अच्छा ये कर जाते हैं। डॉक्टर साहब, ਕਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕੈਮੀਕਲ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਨੂੰ ਤੇ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਏ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਬਾਇਓ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ कोई? इसमें जैसे मेन तो अभी एक जैसे सिक्किम का है, वो 100% उन्होंने कर दिया कि हम ये सारा जो है ऑर्गेनिक और बायो फर्टिलाइज़र, ये सारा केमिकल फर्टिलाइज़र्स हम यूज़ नहीं करेंगे, तो उन्होंने बंद कर दिया। उत्तराखंड में अभी शुरुआत हुई है, 100% अभी वहाँ नहीं हुआ है।
अभी वहाँ पे कोशिश हो रही है कि धीरे धीरे जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पे उसको रोका जा सके या फर्टिलाइज़र के यूज़ को कम किया जा सके। तो यही दो मेनली अभी चल रहे हैं। मतलब ईस्टर्न पार्ट में भी हैं कुछ स्टेट्स हैं, या यहाँ अगर सेंट्रल इंडिया में या इस तरफ देखें तो उत्तराखंड में है। पंजाब में तो अभी दोनों चल रहा है, यहाँ भी कोई वो नहीं है कि केमिकल फर्टिलाइज़र, क्योंकि यहाँ मेनली है कि जो प्रोडक्शन का एक रखा गया है कि इतना तो प्रोडक्शन मिले हमें, और क्योंकि जनसंख्या को खिलाना भी ज़रूरी है, और फर्टिलाइज़र को रोक करके 100% आप शायद वो अभी पूरा करने की पोजीशन में नहीं है। आपको दोनों को साथ लेके चलना पड़ेगा। ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਠੀਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਘੱਟ ਵਰਤਦੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ। काफ़ी किसान हैं, काफ़ी ऐसे किसान हैं जो अभी मतलब कुछ फसल उसमें जैसे कणक वगैरह तो वो ले ही रहे हैं, और भी कोशिश कर रहे हैं कि जैसे बासमती वगैरह कुछ ले करके, लेकिन अभी वही प्राइसिंग की समस्या है। लोकल स्तर पे ही वो जो बेच पाते हैं। तो अगर सारे लोग करने लगेंगे तो शायद वो भी एक अच्छा नहीं हो पाएगा ना, कि वो बिकेगी कहाँ इतनी, क्योंकि डिमांड भी उतनी होनी चाहिए, या एक्सपोर्ट खुले तो एक्सपोर्ट भी उतना होना चाहिए। तो अभी तो गवर्नमेंट जैसे ख़रीद रही है, एमएसपी के ऊपर जो भी भाव मिल रहा है उस पर किसान अपना बेच रहा है। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਸਾਈਡ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸਬਜ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਮਤਲਬ ਯੂਜ਼ ਹੋਣ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਖਾਦ ਪਦਾਰਥ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੋਣ। ਕੋਈ ਫਾਰਮਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟਾਂ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹੋਣ? हाँ बिल्कुल हैं, कुछ मतलब किसान हैं यहाँ भटिंडा में भी। आप देखिए कुछ किसान आते हैं यहाँ लगाते हैं अपना, और बेच के भी जाते हैं। उसमें भी स्वाद में भी लोगों को अंतर मिलता है, लोग ऊंचे रेट पे उसको ख़रीदते भी हैं। तो कई हैं ऐसे लेकिन जब आ जाता है ना कि जब ऑफ सीज़न में कुछ लेना होता है, जो मार्केट ओरिएंटेड है कि भाई अभी गोभी लगानी है, अब गोभी का समय अभी नहीं है, 2 महीने पहले ही उसको लगा करके और बेचना है, तो फिर वहाँ उनको सहारा जो है ना पेस्टिसाइड्स का लेना पड़ जा रहा है, क्योंकि वो फिर इंसेक्ट पेस्ट अगर आएगा तो उसको यूज़ करना पड़ेगा। वो अपनी फसल को छोड़ तो सकता नहीं है। कुछ अभी लिमिटेशन ये भी आ रही है ना कि बायो पेस्टिसाइड्स में अभी प्रोडक्ट उतने अवेलेबल नहीं हो पाए हैं जो इंसेक्ट की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। फंगस के प्रॉब्लम के लिए तो प्रोडक्ट है, जैसे ट्राइकोडर्मा है या सूडोमोनास, ये काफ़ी यूज़ होने लगा। लेकिन अभी बायो जो इंसेक्टिसाइड्स हैं उसमें अभी जो है वो मार्केट बिल्कुल ब्लैंक चल रही है, क्योंकि उसमें कोई बायो अभी इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया है जो फार्मर की ज़रूरत को पूरा कर सके। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਇਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਪੂਰਾ ਫੁੱਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਲੱਗ ਜੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦੇਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ पूरा कर पाएगी, या किसान ਨੂੰ खुद ਨੂੰ भी करना पड़ेगा, या खुद किस तरह कर सकता है? हाँ, ये देखिए बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है। अगर किसान अपने घर में दूध से दही जमा सकता है तो किसान इसको अपने घर में भी कुछ इस स्टेज पे जाके कुछ स्पेशलाइजेशन या कुछ ट्रेनिंग ले करके उसको भी अपनी ज़रूरत के हिसाब से आगे बढ़ा सकता है। और जहाँ तक रही बात कि इंडस्ट्री पूरा कर पाएगी, तो आज की डेट में जितनी इंडस्ट्री है पूरे हिंदुस्तान की मार्केट करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा वो कितना आएगा, वो 100 करोड़ आ जाएगा। तो उससे कितना, इतनी बड़ी रिक्वायरमेंट इंडस्ट्री पूरा करने की पोजीशन में आज है नहीं। हाँ, डिमांड बढ़ेगी तो इंडस्ट्री भी और आएंगी, लेकिन साथ में साथ किसानों को भी अपनी कॉस्ट सेविंग करने के लिए कि भाई हम कोई चीज़ ले जा रहे हैं, अगर इसको हम जैसे मल्टीप्लाई कर, जैसे आज देखिए ना एक आम फैशन है, ट्राइकोडर्मा ख़रीद के ले जाता है, उसको अपने घर पे जो है ना वो रूढ़ी में मिला करके रखता है, थोड़ा मल्टीप्लाई हो जाता है, फिर वो खेत में डालता है। तो उस तरह से भी अगर करेगा तो उसकी जो कास्ट है, कास्ट ऑफ कल्टीवेशन भी घटेगी, उसको थोड़ा मेहनत अपने लेवल पे करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, सरकार किन्नी क मदद करती है इस मामले 'ਚ
ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਫੀ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਕਤ ਲੱਗੇਗਾ ਉਹ ਜੇ ਹੋਰ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਪੂਰੀਆਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕਿੰਨੇ ਕੁ % ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ समझते हैं? देखिए किसान जैसे मीटिंग वगैरह में हम लोग जाते हैं, बताते हैं, तो सुनता तो वो सारा है, समझता भी वो सारा है। ऐसा नहीं है कि वो समझ नहीं पाता है, उसको सब मतलब पूरा करता है, लेकिन क्या है कि उसके सामने लिमिटेशन एक अलग रहती है। समय की ले लीजिए, लेबर की ले लीजिए, क्योंकि उसको फसल लगानी है, अपनी फसल को पहले वो भाई आज करना है, बीज डालना है, उगेगा, पानी लगाना है या कुछ भी करना है, तो समझता तो वो सब कुछ है। जहाँ तक रही बात सरकार के सपोर्ट की, तो सरकार ने तो चलो अपना काम जो था कि एफसीओ में कर दिया, या जो गाज़ियाबाद में इनका जो ऑर्गेनिक फार्मिंग सेंटर है उसको इन्होंने मोबिलाइज़ किया, क्वालिटी पे इन्होंने पूरा वो किया कि भाई क्वालिटी भी पूरा वो। लेकिन अभी उनकी तरफ से भी कई कमियां हैं इंडस्ट्री में। जैसे क्या था ना, पहले बायो फर्टिलाइज़र्स आते थे तो वो चारकोल बेस्ड आते थे सारे। आज भी पीएयू बना करके देता है, तो पीएयू बना के दे रहा है, वो चारकोल में बना करके दे रहा है। इनकी रिक्वायरमेंट है कि हमें जो पीएच चाहिए वो 6.5 से 7 के बीच में, 5.5 से 7.5 के बीच में चाहिए। अब चारकोल का पीएच खुद ही जो है 8.5-9 होता है। तो अब क्या है, कई चीज़ें इनको जो है ना खुद अभी धीरे धीरे एफसीओ जब से बना है तब से इसमें संशोधन भी बहुत हो चुके हैं, वो लोग भी सुधार कर रहे हैं जैसे जैसे उनको पता चल रहा है। पीछे भी अभी 1 साल पहले अभी मीटिंग थी, तो उसमें भी काफ़ी बातें हुई, तो उसमें 2-3 चीज़ें हमने भी लिख करके इनको मेल किया, तो उस पर इन्होंने अमल भी किया। और फिर बाद में उन्होंने कुछ पीएच लेवल में सुधार किया, कुछ इन्होंने जो है वो जो मॉइस्चर का लेवल था उसमें कुछ सुधार किया। तो कई चीज़ अभी है जो उनके लेवल पे एक तरफ से गवर्नमेंट का है, क्योंकि आज सैम्पलिंग होती है, तो सैम्पलिंग में क्या है कि वो देखना, पेपर देखना है कि भाई ये चीज़ रिक्वायरमेंट पूरी है तो सैंपल आपके पास है, अदरवाइज़ आपका सैंपल फेल है। तो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट में कई चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेंगी कि यहाँ से ट्रांसपोर्ट कहाँ से हो रहा है, डीलर के पास रखा कैसे जा रहा है, और फिर फार्मर उसको यूज़ कैसे कर रहा है, तो उसकी परफॉर्मेंस वहीं पे डिपेंड करेगी। अगर वो प्रॉपरली यूज़ हो रहा है तो रिज़ल्ट उसको पूरा मिल रहा है। अगर कहीं किसी लेवल पे कोई गड़बड़ी हो रही है तो फिर वो थोड़ा सा कम हो जा रहा है। बस बेनिफिट इसमें ये रहता है कि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, तो फार्मर भी कहता है चलो अगर किसी कंपनी का लिया, डाल लिया, नहीं रिज़ल्ट मिला तो चुप करके बैठ जाता है कि चलो छोड़ो जाने दो। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡੀਲਰ ਹੈ ਇਹ ਆਮ ਡੀਲਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਕੈਮੀਕਲ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੈ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਦੂਸਰੇ ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਡੀਲਰ ਲੱਭਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੀ ਵੇਚਣ, ਉਹ ਕੈਮੀਕਲਾਂ ਤੋਂ मतलब कंट्रोल पासे होके? एक्चुअल में क्या है ना, फर्टिलाइज़र कंट्रोल ऑर्डर में होने के कारण डीलर तो हमारा वही रहेगा जो जिसके पास फर्टिलाइज़र का लाइसेंस है, और जिसके पास फर्टिलाइज़र का लाइसेंस है तो वो अपना केमिकल भी बेचता है, इसको भी बेचता है, क्योंकि अलग आप कर ही नहीं सकते, क्योंकि कोई दूसरा डीलर या कोई दूसरा नेटवर्क इसको बेच ही नहीं सकता, क्योंकि जिसके पास फर्टिलाइज़र का लाइसेंस होगा वही बेच सकता है। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਮੀ ਜਾਂ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਘਾਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਅਕਸਰ ਮਿਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਡੀਏਪੀ ਘਟ ਗਈ, ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਕਦੇ ਯੂਰੀਆ नहीं मिल रही। उस टाइम पे ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਫਿੱਟ बैठते हैं? बिल्कुल। इसमें क्या है ना, अभी जैसे अब हमने शुरू किया था ना, जब से ये कंसोर्सिया इन्होंने पीएयू ने रिकमेंड किया, तो थोड़ा फार्मर्स का मतलब अफेक्शन इसके प्रति बढ़ा। तो एनपीके कंसोर्सिया वगैरह जब यूज़ कर रहा है, तो हम लोगों ने क्या किया कि हम तो जैसे पैडी में भी अभी करा रहे हैं, तो फार्मर को यही कह रहे हैं कि आप जो पहली यूरिया डालते हो उसको अवॉइड करो, आप उसकी जगह ये आप डालो। तो उससे क्या हो जाता है कि जो ऑर्गेनिज़म है उसको इस्टेब्लिश होने में समय कम लगता है और उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी आती है। क्योंकि जब हम केमिकल के साथ यही चीज़ डालते हैं कि पता चला कि हमने ये भी डाल दिया, साथ में यूरिया भी डाल दिया, तो उसको ईज़िली अवेलेबल कोई चीज़ हो जाती है, तो वो भी काम करना
थोड़ा कम कर देता है, उसकी मल्टीप्लिकेशन भी जो है वो थोड़ा स्लो हो जाएगी, क्योंकि यूरिया हम डालेंगे नाइट्रोजन पूरा करने के लिए। अब नाइट्रोजन अगर पौधे को मिल रहा है तो ये भी कहता है कि बस ठीक है, अपना धीरे धीरे हम भी चलते हैं, क्योंकि जो सारा कुछ है ना, इकोसिस्टम अगर बैलेंस है तब तो दोनों साथ साथ ग्रो करेंगे। अगर डिस्टर्ब हो गया तो ये मरेगा पहले, क्योंकि केमिकल अगर जाएगा तो इसको दिक्कत तो आएगी ही आएगी। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮਿੱਟੀ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਨਿਸਬਤ, ਪੌਦੇ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਚੀਪ ਪੈਂਦੇ ਆ? देखिए, इसमें जो भी बायो फर्टिलाइज़र्स हैं ना, ये तो नेचुरल हैं, ये हमने नहीं बनाए हैं, ये कुदरत ने बनाए हैं। मतलब एक चीज हमने तो इनको सिर्फ जो है ना, कहते हैं कि खोज लिया, खोज करके और उसमें से जो अच्छे थे उनको अपने पास निकाल लिया, और निकाल करके फिर वो ज़मीन में हम डाल रहे हैं। और नेचर द्वारा जो भी चीज़ दी गई है वो 100% सुरक्षित है, उसमें कभी कोई आपको इफ़ एंड बट सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जो चीज़ हमने अपने दिमाग से बनाई है, जैसे यूरिया हमने अपने दिमाग से बनाई है, डीएपी हमने दिमाग से बनाई है, तो जो हमने भाई खोजा नहीं है उसको हमने जो है ना, कहते हैं कि आविष्कार किया है। तो जो आविष्कार की हुई चीज़ है उसका बेनिफिट भी मिलता है, तो उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं और हैं भी, क्यों। लेकिन इन चीज़ों में आप बिल्कुल आप सोच सकते हो कि ये 100% मिट्टी के लिए, वातावरण के लिए और ह्यूमन हेल्थ के लिए बिल्कुल 100% सुरक्षित है। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸਾਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰੂੜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਹ ਹੈ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲੀ। ਉਹ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਘੁਲ ਰਹੇ ਹੈ ਤੱਤ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਪਾਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਲਈ ਅਖੀਰਲਾ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ किस तरह से? हाँ, बिल्कुल। देखिए, आज हम ना बात करते हैं कि हमारा जो ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट था, आज से 10 साल 15 साल पहले जब यहाँ पे भी था, या और उससे पहले 1966 वगैरह तक चले जाइए, तो उस समय ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट 2% के आसपास था। आज आधा % बचा है जी। पशु, उस समय पशुओं के माध्यम से खेती होती थी, तो लोगों के पास रूढ़ी भी पूरी थी, सारा कुछ बढ़िया था, तो खेतों में जाता था। लेकिन धीरे धीरे मैकेनाइजेशन के साथ साथ ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक आया है कि ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट बढ़ाए कहाँ से। आज जो रूढ़ी है भी, वो भी चाहे लेबर की प्रॉब्लम हो या उसकी अनभिज्ञता कह लीजिए, वो भी उसको संभालता नहीं है, वो भी उसी तरह से छोड़ देता है। तो जिससे क्या हो जाता है कि रूढ़ी हमने इकट्ठी तो कर दी, ढेरी तो लगा दी, अब ढेरी लगाने के बाद उसका प्रॉपर डिकम्पोजिशन नहीं हो रहा है। रूढ़ी में क्या है कि जब आपकी रूढ़ी डिकम्पोज हो जाएगी तो उसमें जो CN रेशियो है वो 120 से कम हो जाएगा। 120 से अगर कम है, मतलब 1 भाग नाइट्रोजन और 20 भाग कार्बन का आ गया, तो वो रूढ़ी तो आपके लिए है फ़ायदेमंद। जो किसान अभी ढेरी इकट्ठी करके छोड़ दिया, उसमें से नाइट्रोजन तो निकल गई, वो पता चला बरसात हुई वो बाहर चली गई, गड्ढे में तो है नहीं, ढेरी में इकट्ठी है, तो वहाँ CN रेशियो का जो वो है वो 140 के आसपास पहुँच जाता है। फिर वही रूढ़ी जब उठा करके वो एक साथ किसी फसल में डाल देता है, और ख़ास तौर से आप देखिए ना कि पनीरी के समय ज़रूर डालता है वो, और फिर पनीरी में वो जो है 15 दिन 20 दिन परेशान रहता है। क्यों? क्योंकि जिस रूढ़ी का CN रेशियो गड़बड़ है वो आपके फसल को तब तक कुछ नहीं देगी जब तक उसका CN रेशियो बैलेंस नहीं हो जाता। तो वो पहले जो आप डालोगे वो पौधे को ना दे के पहले अपने लेगी, वो डिकम्पोज हो करके फिर वो 1 महीने में हो जाए, 15 दिन में हो जाए, फिर वो पौधे को देना शुरू करेगी। तो फार्मर के लिए ये तो कहते हैं ना बहुत बड़ा एक एसेट है, अगर वो प्रॉपरली इसको मैनेज करे। और होता है ना कि भाई चलो 4 ट्राली है 1 किले में डाल दी, वो 4 ट्राली को आप बढ़िया से बना के चाहे तो 4 किले में डालो, अगर प्रॉपरली आप बना करके डाल देते हो तो वो 4 किले में भी बढ़िया काम करेगी। तो फार्मर को तो ये समझना पड़ेगा, जो आज कई फसलों की जो रहंद खूंद है सारा जला देते हैं या डिस्कार्ड कर दिए या खेत से बाहर कर दिए,
उन सब चीज़ों को भी कंपोस्ट बनाने में उनको तैयार करना पड़ेगा, जिससे कि मिट्टी की जो ज़रूरत है वो भी पूरी हो। साथ में क्या है कि डिकम्पोज अगर हो गया तो ये बायो फर्टिलाइज़र्स भी आप बड़े सस्ते रेट में वहाँ पे, भाई हमसे लेते हैं तो हमसे ले लीजिए, नहीं हमसे लेते हैं पीएयू से ले आइए। एडॉप्ट तभी आप करेंगे, क्वालिटी आपको मिलेगी, आप पीएयू से ले आके डालिए। अगर वहाँ मान लीजिए कोई चीज़ हम 100 रुपए की दे रहे हैं, वो 80 की ही दे रहे हैं, तो आप उनसे ले करके डालिए। लेकिन क्या है, यूज़ ज़रूर करिए। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿ ਕੁਝ ਫਾਰਮਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਮਾਰਟ ਫਾਰਮਰ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਉਹ ਖੇਤੀ ਛੱਡ ਕੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇਣ ਲੱਗ ਗਏ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮਰ ਹੈ ਕੁਝ ਖੇਤੀ ਛੱਡਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ ਕਿ ਵੀ ਫਾਰਮਰ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਹ ਇਹ नहीं सोच रहा? किस तरह का देखते हो पंजाब के हालात में? हाँ, पंजाब का देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात है कि जो भी शुरू हुआ खेती में, जो भी रिवॉल्यूशन आया वो पंजाब से ही, मतलब कहते हैं ना पंजाब ही जो गेटवे ऑफ जो रिवॉल्यूशन है अगर इंडिया का आप देखें तो पंजाब ही है। 1966 के बाद से जब भी जो भी वैरायटी आई किसानों ने अडॉप्ट किया, बड़े मन से खेती भी की और अच्छा भी किया काफ़ी। कि कणक की जो वैरायटी आई आपकी नोरिन 10 जिन के साथ लरमा रोजो है या सोनारा 64, पहले तो चलो विदेश से जो है PL 480 जो स्कीम थी उससे आई थी, उसी को बीज लिया था, बाद में ऐसे मिल गई। तो हाइब्रिड ये भी थी, इसके बाद झोने में भी आया, गन्ने में भी आया। तो खेती में एक इंटरेस्ट था उनका और लंबी चौड़ी खेती थी और उनको लगता था, तो काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन भी मिला। देश का जो कहते हैं कि अन्न भंडार था वो भी उसमें भी कंट्रीब्यूशन पंजाब का सबसे ज़्यादा रहा। तो आज धीरे धीरे पानी की सुविधा भी यहाँ पे अच्छी मिल गई, तो धीरे धीरे और स्टेट में भी अब जा कर के हो रहा है। मतलब उस तरफ लोग मूव कर रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा अब शुरू हो गया कि अब जो नई जनरेशन है वो अब कहता है कि ना, अब ये तो छोड़ो, अब चलते हैं भाई, बाहर निकलते हैं और कुछ और करते हैं। किसान भी जो है ठेके पे दे, जो बड़े ज़मींदार हैं आप मैक्सिमम अब देखिए लोग ठेके पे दे करके अपना भाई दूसरे किसानों को दे दिया कि अब आप संभालो, हमें तो ठेका मिल जाए। जलंधर साइड में आप देख लीजिए, जिनके पास भी है आलू उल्लू लगाने वाले जितने बड़े बड़े किसान हैं, 2,500-3,000 हज़ार 2,000 हज़ार एकड़ लगाते हैं, उनकी अपनी ज़मीनें सारी थोड़ी हैं, उन्होंने ठेके पर ले रखी हैं, वो अपना कर रहे हैं। तो जो जिनको इंटरेस्ट है वो तो अभी भी कर रहे हैं, वो लगे हुए हैं। लेकिन अब जिसको इंटरेस्ट अगर क्रिएट नहीं हुआ या जो नहीं कर सकता है, नहीं करना चाहता है, जो एसी में बैठ करके आराम से भाई कंप्यूटर पे अपना काम करना चाहता है, तो वो इससे बाहर निकल के बाहर जा रहे हैं। अच्छे अच्छे किसानों के लोग भी जो है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जो सरदारी है वो बाहर थोड़ी मिलेगी। अब यहाँ जो 40-50 किले वाला है वो पिंड में निकलता है कुछ चिट्टा कुर्ता पजामा पहन के, तो उसकी रौनक अलग होती है ना। तो कनाडा में वो चीज़ थोड़ी मिलेगी, तो उसको भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा। विदेश जाना कोई बहुत ऐसा नहीं है कि आप विदेश जा, हो सकता है कि आज वहाँ अच्छा हो, कल यहाँ फिर अच्छा हो जाए। और तो आपको तो लड़ना पड़ेगा एक बार, ऐसा नहीं है कि तो कहते हैं मैदान छोड़ के भागने से तो काम नहीं चलना मैदान तो संभालना पड़ेगा। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद, तुसीं बहुत अमूल्य जानकारी दी। थैंक यू जी, थैंक यू आपको और आपके सारे दर्शकों को। इंटरनेशनल बायोटेक की तरफ से, मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं किसानों के लिए, ख़ास तौर से कि वो निराश ना हो और एक पॉजिटिव सोच के साथ खेती में अगर लगे हैं तो वो लगे रहें। रिटर्न ज़रूर मिलेगा, देर ज़रूर हो सकती है। थोड़ा अपने अंदर इनोवेशन डालें, इनोवेट करेंगे तो सफलता बहुत दूर नहीं है, वो आराम से मिलेगी। और किसी काम को छोड़ करके अगर भागना चाहेंगे तो वो कोई सलूशन नहीं है। तो हम तो बधाइयाँ भी देंगे, शुभकामनाएँ भी देंगे कि हम उनके साथ हैं और जो भी मदद हमारे तरफ से होगी
वो हम करते रहेंगे। और हमारी मेन जो हमारी कोशिश है कि फार्मर के पास जो भी चीज़ जाए वो किसी मायने में उस कम ना हो, जो हमसे एक्सपेक्ट कर रहा है उससे 20 मिले, 19 ना मिले। ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਹੁਤ ਅਮੁੱਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣਾ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਓਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ।